नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। जिसका डर था वही बात हो गई, बेदर्दी वही बात हो गई। कहां पे बात हो गई? है कर्नाटक में हो गई। यही डर था, लेकिन इतना जल्दी ये होने लगेगा इसकी आशंका किसी को नहीं थी। किसी ने ये कयास नहीं लगाए होंगे कि इतना जल्दी ये खेल शुरू हो जाएगा। सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे राज्यसभा की सीट नहीं चाहिए और मुझे केंद्र में भी कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सिद्धारमैया को पता है कि राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की उन्हें कोई समझ नहीं है, जीरो। वो नील बटा सन्नाटा है। लेकिन क्षेत्रीय राजनीति की बड़ी पकड़ है। लगभग 78 बसंत उन्होंने गुजारे हैं। 2 साल के बाद 80 साल के हो जाएंगे। तो उनको इस सब का इल्म है। कर्नाटक के आसपास तक तो वो समझ सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद को ऐसा समझ लीजिए के कामराज का। अब के कामराज से सिद्धारमैया की तुलना ठीक नहीं है, बिल्कुल अनुचित है। दोनों दो ध्रुव पर हैं। बस एक ही समानता है कि दोनों कांग्रेस पार्टी से आते हैं। लेकिन के कामराज एक फकीर किस्म के नेता, जनता से जुड़े हुए, बेहद ईमानदार। उस दौर में, आजादी के जमाने में, उससे आप तुलना कर सकते हैं। और वो के कामराज तमिलनाडु से आते थे, सटे हुए प्रदेश से। लेकिन दक्षिण से कांग्रेस पार्टी ने अपने बहुत नेताओं को जगह दिया मेन स्ट्रीम में, और इसकी वजह ये भी रही कि अगर उत्तर से सुपड़ा साफ हुआ कांग्रेस का, तो दक्षिण ने थाम लिया। याद कीजिए 2004 में अगर सरकार बनी, यूपीए की कांग्रेस लेड गवर्नमेंट बनी, तो उसमें आंध्र प्रदेश की बड़ी भूमिका थी, वाईएसआर की बड़ी भूमिका थी। वाईएसआर नहीं होते तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। तो बिल्कुल से जो जो पार्टी बिल्कुल खत्म हो रही थी, एक्सटिंक्ट हो रही थी, लोगों ने कल कह दिया था कि अब ये खत्म हो गई पार्टी, उसको अगर किसी ने जान फूका तो वो आंध्र प्रदेश था। झोली में भर करके सांसद दिया, स्टेट दिया, और फिर वहां से रिवाइवल शुरू हुआ। फिर कर्नाटक में भी और फिर अलग अलग स्टेट में भी ताकतवर बने। केरला में भी तो ताकतवर थे, 10 साल तक हालांकि सत्ता से बाहर रहे, अब 10 साल के बाद वापस आ गए। लेकिन दक्षिण में अगर किसी ने लीज ऑफ लाइफ दिया, तो आप उसको कह सकते हैं कि वाईएसआर ने दिया, लंबे समय के बाद दिया। 96 में जो सरकार गई भारत कांग्रेस पार्टी की, उसके बाद फिर 2004 में बनी। उस बीच में कई सरकारें आई गई, ये आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। 96 से 99 तक क्या क्या खेल चला आपने देखा। अंततः एनडीए की सरकार बनी 99 में, जो 2004 तक चली। खैर, 10 साल के बाद वापस पार्टी आई, सत्ता में आई, और उसके बाद जो उस सत्ता में आने की, एक प्रकार से कहिए कि जो पिवटल रोल प्ले किया, उसमें आंध्र प्रदेश था, उसमें वाईएसआर थे। अब कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं। मैंने क्यों इस बात का जिक्र किया, क्यों के कामराज का जिक्र आया? क्योंकि सिद्धारमैया को ऑफर दिया गया केंद्रीय आलाकमान की तरफ से कि आप क्या स्टेट की पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, छोड़िए स्टेट की पॉलिटिक्स को, आइए हमारे साथ राष्ट्रीय फलक पर देखते हैं। आप ईबीसी के बड़े नेता के रूप में हम आपको पोस्टर बॉय बनाएंगे। आप हमारे साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। सिद्धारमैया को अपनी औकात मालूम है, अपनी योग्यता भी मालूम है, और अपनी सीमा भी मालूम है। दोनों का आकलन किया होगा सिद्धारमैया ने। उनको लगा होगा कि राज्यसभा हम चले भी गए तो क्या होगा, उसका क्या फायदा, हमें दिल्ली में तो रहना नहीं है, दिल्ली हमको पसंद भी नहीं आता है, बेंगलोर में रहना चाहिए। कौन बेंगलोर की खूबसूरत उस मौसम को छोड़ करके दिल्ली में गर्मी में और जाड़े में और फिर बरसात में आए पानी में डूबने के लिए? तो ये मौसम उनको भाया नहीं। समझदार निकले सिद्धारमैया। सिद्धारमैया ने बहुत ही पोलाइटली इस ऑफर को ठुकरा दिया। क्यों ठुकराया? अब इसी खेल का इंतजार था,
और हमने बहुत पहले कहा था आपको कि सिद्धारमैया अगर कर्नाटक में रुके हैं, बेंगलोर में रुके हैं, तो बेंगलोरियन ड्रामा और कर्नाटकी नाटक आपको देखने को मिलेगा। वो शुरू हो गया 2 दिन पहले, अभी 48 घंटा कुल मिलाकर के हुए नहीं है, 48 घंटा हुए ही हैं, लेकिन 48 घंटा पूरा नहीं हुआ था, तभी नाटक का पहला दृश्य सामने आ गया और लोगों ने उसको देख लिया। रामलिंगा रेड्डी मजबूत नेता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में कर्नाटक के, और सिद्धारमैया के बहुत ही क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं। बहुत भरोसा है रामलिंगा रेड्डी के ऊपर। श्रीमान रामलिंगा रेड्डी रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं और उनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे रेड्डी की वैसे एक अलग कम्युनिटी है, वो अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, मजबूत कास्ट है रेड्डी, और जमींदार होते हैं, पढ़ाई शिक्षा दोनों में मजबूत हैं, जो चौधरी कहलाते हैं। आंध्र प्रदेश में उनको चौधरी कहते हैं, वहां रेड्डी कहलाते हैं। कायदे से वो चौधरी ही समझिए। और बहुत सारे जगहों पे रेड्डी दोनों जो मजबूत सब कास्ट है ओबीसी में, एक तो लिंगायत है और दूसरा वोक्कालिंगा है। दोनों कम्युनिटी बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिटी है कर्नाटका में, और इस दोनों की आपस की राइवलरी भी रहती है, लेकिन दोनों में एका भी रहता है, लेकिन दोनों ओबीसी कम्युनिटी के हैं। लेकिन इंटरनली इस दोनों में राइवलरी रहती है कि उच्च पद पर वोक्कालिंगा का आता है कि लिंगायत का आता है, ये राइवलरी चलती रहती है। लेकिन रामलिंगा रेड्डी इस बीच के हैं, न तो वो पूरी तरह से वोक्कालिंगा है, न ही पूरी तरह से वो लिंगायत है। रेड्डी कम्युनिटी के आते हैं, और वोक्कालिंगा और लिंगायत दोनों में लोग रेड्डी टाइटल लिखते हैं अपना नाम, इसलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि रेड्डी जो हैं वो वोक्कालिंगा से आते हैं या लिंगायत से आते हैं। मोटे तौर पर रेड्डी एक अलग सब कास्ट है जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट की श्रेणी में आता है। तो श्रीमान रामलिंगा रेड्डी भी उसी श्रेणी के हैं, लेकिन ये इतने कद्दावर नेता हैं कि ये अभी वर्तमान में कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2021 से ही, बल्कि अभी तक चल ही रहे हैं, और इनको पार्टी ने हटाया नहीं है। और सिद्धारमैया के काफी क्लोज माने जाते हैं। बेंगलुरु में बड़ी अच्छी दखल है रामलिंगा रेड्डी की। अभी जब नई सरकार बनी तो रामलिंगा रेड्डी को के घर पर गए नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, घर पर जाकर के कहा, अरे साहब, अब तो आपको कैबिनेट में बड़ी भूमिका निभानी है, और कैबिनेट में हम चाहते हैं आपको कि बेंगलुरु डेवलपमेंट जो पोर्टफोलियो है वो आपको मिले। देखिए, स्टेट में कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां का 1-2 शहर ही आइडेंटिफाई हो जाता है उस पूरे स्टेट से। जैसे महाराष्ट्र में अगर आप बड़े शहर का नाम ले तो वहां 3 बड़े शहर आ जाते हैं, मुंबई, पुणे और नागपुर। नासिक भी है, कोल्हापुर भी है, अमरावती भी है, ये सब है। लेकिन प्रोमिनेंट जो शहर है उसमें नागपुर भी पीछे छूट जाता है, 2 शहर आता है, पुणे और मुंबई। लेकिन कर्नाटक में तो ये हालत है कि बेंगलोर के अलावा कोई प्रेमिनेंट शहर का नाम बहुत लोगों से पूछेंगे तो बता नहीं पाएंगे। मैसूर बताएंगे, मैंगलोर बताएंगे, जो भी बताएंगे, लेकिन बेंगलोर शहर की ये खासियत है। और बेंगलोर शहर की जो विराटता है, या आप जब बेंगलोर जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। विशाल शहर है एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का टैग लगा हुआ है। आज के दिन में बेंगलोर में आप एक छोर से दूसरे छोर जाने में आपको घंटों लग जाएंगे। हेवी ट्रैफिक है, हेवी। और ट्रैफिक की वजह से वहां से बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भाग रही हैं। आज अगर कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां मुंबई से भागी या बेंगलोर से भागी और वो रुख किया नॉर्थ का, खासतौर से राजधानी दिल्ली के करीब नोएडा का या गुड़गांव का, तो उसके पीछे वो ट्रैफिक रहा। हालांकि अब इन दोनों शहरों की भी ट्रैफिक बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन
नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर से फार फार अहेड है, और इससे अभी ये ग्रोइंग है, इनके पास जगह है, जमीन है, तो वो समस्या नहीं है जो बैंगलोर के पास है। बैंगलोर के पास भी कोई जगह की समस्या नहीं है, लेकिन फिर आपको आउटस्कर्ट पे जाना होगा, बहुत दूर जाना होगा। लेकिन नोएडा को अगर आप देखेंगे तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में काफी जगह है एक्सपेंशन के लिए, और फिर ग्रेटर नोएडा का भी है, और दोनों शहर पूरी तरह से फुली डेवलप्ड है, डेंसली पॉपुलेटेड है और डेवलप्ड भी है। उस तरीके से बैंगलोर का है। बैंगलोर में भी ग्रेटर बैंगलोर, फिर सब अर्बन इलाका जो है वो चल रहा है। बैंगलोर में एमएनसी यूनिकॉर्न, हजारों तो यूनिकॉर्न बन गए हैं वहां पर। यूनिकॉर्न का मतलब है कि जिस कंपनी का नेटवर्थ 2 करोड़ से ऊपर है, करोड़ से ऊपर की जो कंपनी हो गई है वो यूनिकॉर्न में आ गई है। रोज वहां स्टार्टअप कंपनियां बनती हैं और 2 4 5 साल के बाद वो करोड़पति कंपनी हो जाती है। तो बैंगलोर इसके लिए जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के लिए जाना जाता है। इंडिया का सिलिकॉन वैली है, टेक्नोलॉजी हब है, आईटी हब माना जाता है। हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे और अब गुड़गांव और नोएडा भी माना जा रहा है। तो बैंगलोर पर सभी नेताओं की नजर है। अब रामलिंगा रेड्डी को स्वयं श्रीमान डीके शिव कुमार घर में जाकर के बैठ करके मीटिंग करके उनको कहते हैं कि आपको बैंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपसे बेहतर कोई काम कर नहीं सकता है। खुद वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे हैं, अभी तक वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और कद्दावर नेता हैं, उनको बोल के आए। लेकिन उनका जब पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो पोर्टफोलियो मिल गया उनको इरिगेशन का। अब रामालिंगा रेड्डी हो गए नाराज। नाराज हुए, बोले कि भाई हमको इरिगेशन तो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, क्योंकि वो बैंगलोर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। सिद्धारमैया कर्नाटक से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, मतलब बेंगलोर में रहना चाहते हैं, दिल्ली नहीं आना चाहते। अगर आप उनको दिल्ली बुलाएंगे नहीं आएंगे, पूरे देश का बनाना चाहेंगे नहीं बनेंगे। रामालिंगा रेड्डी को आप अगर इरिगेशन का दे देंगे, कहेंगे पूरा कर्नाटक घूमिए, इरिगेशन मिनिस्टर हो गए, किसानों से बातचीत कीजिए, फिर एग्रीकल्चर में कहां कहां क्या हो सकता है उससे बात कीजिए। इरिगेशन का क्या लेना देना, बेंगलोर में तो इरिगेशन का कुछ नहीं होगा ना। कहानी वहां फंस गई। रामालिंगा बेंगलोर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कौन जाए माथापच्ची करने के लिए किसानों के बीच में, इरिगेशन कहां पर करना है नहीं करना है, कहां से कौन पानी लाना है, किस नदी को कहां ले जाना है, कौन सा नाला खुदवाना है, कहां बोरिंग करनी है ना, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। रामालिंगा रेड्डी ने कहा कि इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, डिक्लाइन कर दिया, कहा कि ये पोर्टफोलियो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तक तो बात बनी थी, ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं चाहिए तक बात बनी, लेकिन मामला उसके आगे निकल गया। उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 48 घंटे के अंदर में ये घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला। पहले ओथ हुआ, ओथ के बाद 12-13 मिनिस्टर का पोर्टफोलियो बटा। उस पोर्टफोलियो में श्रीमान को मिल गया इरिगेशन मंत्रालय। कह के आए थे घर पर कि हम आपको बेंगलुरु डेवलपमेंट देंगे, एरिया देंगे, बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो देंगे, नहीं दिया, इरिगेशन दे दिया। अब ये बेचैन कर गया रामलिंगा रेड्डी को, भाई अगर आप मुझे नहीं कहते तो हम तो मांगने गए नहीं थे, आप खुद मेरे घर पे आए चल करके, हमको आश्वासन दे करके गए, फिर बेंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो क्यों दे दिया दूसरे को? बेंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इसका मतलब आपके दिल के करीब है और आपको लगा कि हम बहुत क्लोजेस्ट दोस्त हैं आपके भी, तो आपने हमें कमिट किया, हमें आकर के कहा कि बेंगलोर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में आपको देने वाला हूं, आप चिंता ना करें। और फिर ये डेवलपमेंट पोर्टफोलियो किसी और को दे दिया, अब मुझे दे दिया इरिगेशन। मेरी इरिगेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहा हूं, और ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है बेंगलोर शहर और इधर उधर देखना, ओला उबर से लेकर के तमाम स्टेट ट्रांसपोर्ट वो सब तो चलेगा, जहां तक तो बात चल सकती है कि आप हमको उसी मिनिस्ट्री में कंटिन्यू रखते, वो भी मैं मान जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया आपने। आपने मेरा पोर्टफोलियो बिल्कुल अलग कर दिया, जिसमें हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, आपने उसमें हमें डाल दिया। इरिगेशन में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है, इस्तीफा दे दिया।
इस्तीफा देने के बाद खबर आई कि भाई रामलिंगा रेड्डी नाराज हैं। तो डीके शिव कुमार जी की प्रतिक्रिया आई, नहीं नहीं, रामलिंगा रेड्डी कोई नाराज नहीं है, हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं, बहुत अच्छा दोस्ताना है, हम उनसे मिलेंगे और समस्या का समाधान कर देंगे। कोई भी सीजन्ड पॉलिटिशियन यही कहता है। तो डीके शिव कुमार ने भी कहा, कांग्रेसी है साहब, कांग्रेसी मंत्री तो घाघ होते हैं, वैसे भाजपाई भी कम घाघ नहीं है। तो घाघ ये लोग मंत्री हैं साहब, एक को हटा करके सिद्धारमैया को जब तक हटाया नहीं तब तक इन्होंने दम नहीं लिया। किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि दाढ़ी बढ़ा लो, जेल जाना तो तुम्हारे कुंडली में है, जेल जाओगे, और जेल के बाद लेकिन जब तुम आओगे बाहर तो तुम मुख्यमंत्री बनोगे, ये भी ज्योतिषी ने कह दिया और कहा कि फटाफट तुम दाढ़ी बढ़ा लो। तो बेचारा बिना दाढ़ी के रहते थे, इन्होंने दाढ़ी बढ़ाए रखा, तब तक बढ़ाए रखा जब तक ज्योतिषी ने कहा कि जब तक तुम मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तब तक तुम दाढ़ी मत कटाना। ये दाढ़ी बढ़ा करके ही रखे। डीके शिव कुमार कहा था कि जेल तुम जा रहे हो, घबराओ मत, जेल तो तुम्हारी कुंडली में है, जेल जाओगे, जेल जाओगे। हालांकि तिहाड़ जाना पड़ गया, ये कुंडली में था कि नहीं पता, भगवान जाने, हो सकता है अगर वहां का कुंडली रहता तो अलग हो सकता है, कुंडली दिखाओ तो जेल का मतलब कहीं भी जा सकते हैं, तिहाड़ भी आना पड़ सकता है। तो जेल तो तुम्हारी कुंडली में है, लेकिन आप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो डीके शिव कुमार बहुत सनातनी आदमी है, इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने भरोसा किया उनके ऊपर और वो अपना दाढ़ी बढ़ा करके रखे। एक प्रकार से उन्होंने संकल्प लिया कि मैं तब तक दाढ़ी बढ़ा करके रखूंगा जब तक कि मैं मुख्यमंत्री बन नहीं जाता हूं। अच्छी बात है, सबको आगे बढ़ने का अधिकार है, उन्होंने अपने बारे में सोचा तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन डीके शिव कुमार ने उन्हें कहा कि मैं जाऊंगा, मना लूंगा रामलिंगा रेड्डी को, कोई बात नहीं। अब रामलिंगा रेड्डी की प्रतिक्रिया आ गई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं इस्तीफा वापस नहीं लूंगा, मैं बतौर एमएलए काम करूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका मेरे पास है, मैं वो निभाऊंगा, मैं पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता बनकर के रह लूंगा, लेकिन मैं डीके शिव कुमार के कैबिनेट में नहीं जाऊंगा। अब यहां से खेल ट्विस्ट होता है, क्या डीके शिव कुमार वाकई में रामलिंगा रेड्डी को आउट करना चाहते थे? जानबूझ करके उनके घर गए, उनको उनके अरमान को जगाया कि हम आपको देने वाले हैं बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, और इस आशा में उनको रखा कि आपको हम देने ही वाले हैं। और जब अरमान जग गया, उन्हें भरोसा हो गया कि बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो मेरे पास आ रहा है, तब उनको इरिगेशन दे दिया। मतलब अपमानित किया कि अगर उनको कहीं से भी ये हो कि नहीं अपमान करने का नहीं है तो पहले ही जाकर के दिमाग में डाल दो कीड़ा और फिर दूसरा काम कर दो, फिर दूसरा मंत्रालय दे दो, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। अगर डीके शिव कुमार उनसे खाली मुलाकात करके आ जाते और कुछ नहीं बोलते, पोर्टफोलियो पर कोई चर्चा नहीं होती, तो क्या होता कि भाई डीके शिव कुमार आए थे, मिल के गए और इरिगेशन डिपार्टमेंट उनको मिल गया है, कोई बात नहीं, हम अभी बात कर लेंगे शिव कुमार जी से और उनको बोलेंगे कि हमारी इच्छा है कि हमको बेंगलुरु डेवलपमेंट पोर्टफोलियो हमको दे दिया जाए, इस पोर्टफोलियो से हमको बदल दिया जाए। तो एक बात रहती कहने की, तुरंत तो इस्तीफा नहीं होता। लेकिन डीके शिव कुमार तो चाहते थे कि बहुत लंबा इंतजार नहीं हो। बहुत तरह के ऐसे कंपनी में देखेंगे कि सीईओ क्या करते हैं, जिसको नौकरी से हटाना होता है उसका ट्रांसफर कर देते हैं कहीं और, जहां पर पोस्टिंग है और उसको नौकरी से निकालना है, तो ऐसी जगह पे ट्रांसफर कर दो जहां वो जाएगा ही नहीं। तो जाएगा नहीं तो फिर वो इस्तीफा देगा, या इस तरह का कोई ना कोई तिकड़म कर लेता है जिसमें कि जो एम्प्लॉई है या जो साथी है उसको लगे कि ये हमको निकालना चाह रहा है और फिर वो खुद ही निकल जाए। वही हुआ। तो डीके शिव कुमार क्या रामलिंगा रेड्डी से पीछा छुड़ाना चाहते थे, या उनको लग रहा था कि ये प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ये जो अभियान हमने चलाया सिद्धारमैया को हटाने का और कुर्सी हथियाने का, इस कुर्सी हथियाने में रामलिंगा रेड्डी हमारे साथ खड़े नहीं थे, और ये सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, रेड्डी कम्युनिटी से आते हैं, दबदबा है इनका, पहले इनको निपटाओ। तो जो जो उनको पोटेंशियल कैंडिडेट लक्ष्य, ध्यान रखिए वो
कि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो पोटेंशियल उम्मीदवार हो सकते हैं। कल को अगर रिफ्ट बढ़ेगी तो सिद्धारमैया पर्दे के पीछे से इनका नाम आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनको पहले ही निपटा दो। और जब उनका कद छोटा हो जाएगा और तब उनके पीछे मान लीजिए लामबंदी भी होगी तो देखा जाएगा। लेकिन कैबिनेट में रहते हुए वो कोई अच्छा काम करते रहे और हमारी बात को लीक करते रहे, बताते रहे, इससे बेटर है कि उस मक्खी को दूध से निकाल करके फेंक दो। तो दूध से इस मक्खी को निकाल करके फेंकने की योजना डीके शिव कुमार ने खुद बनाई थी या ये भूल हो गई? क्योंकि अब रामलिंगा रेड्डी कहते हैं कि हम किसी भी सूरत में डीके शिव कुमार की मिनिस्ट्री कैबिनेट में हम ज्वाइन नहीं करेंगे। अब अगर वो हमको बेंगुलारी पोर्टफोलियो दे भी देते हैं तब भी ज्वाइन नहीं करेंगे। ये तो अद्भुत खेल है भाई। अगर आप नाराज थे बेंगुलारी पोर्टफोलियो देने से तो आपको देने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मैं ऐसा होगा हम बात करेंगे। ये कह रहे हैं डीके शिव कुमार की मैं बात करूंगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर वो मेरा मन माफिक मेरे चॉइस का पोर्टफोलियो मुझे दे भी देते हैं तब भी मैं डीके शिव कुमार के कैबिनेट में शामिल नहीं होऊंगा। ये उनका स्टैंड आ गया रामलिंगा रेड्डी का। तो क्या रामलिंगा रेड्डी बोल रहे हैं या रामलिंगा रेड्डी के पीछे सिद्धारमैया कुछ उसको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, पोक कर रहे हैं? उनकी भाषा, उनकी शब्दावली, उनके वाक्यांश सब तैयार कर रहे हैं सिद्धारमैया पर्दे के पीछे कि अब ये बोलना है, अब ये बोलना है, अब ये बोलना है। क्योंकि उनको मालूम है कि सिद्धारमैया के क्लोज होने की वजह से अगर डीके शिव कुमार ने रामलिंगा रेड्डी को अपमानित किया है तो अब ये मामला खुल करके फ्रंट पे आ गया है। ये लड़ाई आमने सामने की हो चुकी है। आमने सामने की तो पहले ही हो चुकी थी। कई लोग रो रहे थे, आपने देखा होगा। 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसा डीके शिव कुमार के कैंप का कहना है। सिद्धारमैया के कैंप का कहना है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आला कमान ने मेरे ऊपर भरोसा जताया और आला कमान के भरोसे पर मैं काम कर रहा था। डीके सिद्धारमैया ने कभी इस बात की पुष्टि की ही नहीं कि हमारे और डीके शिव कुमार के बीच में ये डील हुई थी कि 2.5 साल तुम रहोगे, 2.5 साल हम रहेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। और आला कमान ने ऐसा बीच में मीडिएशन किया था, इसकी भी कोई चर्चा सिद्धारमैया नहीं कर रहे। तो सिद्धारमैया क्या कर रहे हैं? सिद्धारमैया वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए वो कर्नाटक में रहना चाहते थे। और यही राहुल गांधी चाहते थे कि उनको कर्नाटक से बाहर निकाल करके दिल्ली ले आए ताकि वो थोड़ा सा वहां की राजनीति से थोड़ा अलग। ऐसा उनको गवारा नहीं था, स्वीकार नहीं किया। अब रामलिंगा रेड्डी ने इस्तीफा दिया, या समझ लीजिए सिद्धारमैया ने मोर्चा खोल दिया, या शुरुआत हो गई। खबर आ रही है कि बहुत सारे मंत्री इस्तीफा देंगे। अब उस वक्त सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, राहुल गांधी, खड़गे साहब तो बैठे रहते होंगे, कोई मतलब नहीं है उनका। अभी उनका प्रियांक खड़गे का आया है कि नहीं नहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, हम लोग सब ठीक कर लेंगे। क्या कर लोगे भाई, तुमको तो बस सरकार में बने रहना है, कुछ उथल पुथल नहीं हो, यही तुम चाहोगे, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कैबिनेट का पोर्टफोलियो बटा होगा तो डीके शिव कुमार, चूंकि राहुल गांधी के सामने में नाम पर चर्चा हो रही होगी, तो डीके शिव कुमार उस वक्त अपनी कुर्सी पाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए जो भी नाम वो दे रहे थे कि ये कैबिनेट में ले लीजिए, ये कैबिनेट में ले लीजिए, सारे नामों पर हाँ कह दिया होगा, सहमति जता दी होगी। लेकिन उनको मालूम था कि एक बार मैं मुख्यमंत्री पहले बन जाऊं, फिर मैं खेल शुरू करूंगा। तो जैसे ही अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर डीके शिव कुमार आसीन हो गए, अब वो जो सहमति जहां जिस जगह पर जताई थी, अब उससे असहमति धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। और ये उसी की शुरुआत है। असहमति शुरू होनी शुरू हो गई। सिद्धारमैया के कैंडिडेट पर जो सहमत हुए थे डीके शिव कुमार, अब उनकी असहमति सार्वजनिक हो गई है रामलिंगा रेड्डी के इस्तीफा देने से ही। और रामलिंगा रेड्डी के ये कहने के बाद कि मैं किसी भी सूरत में डीके शिव कुमार के कैबिनेट में शामिल नहीं होगा, ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं मतभेद बहुत गहरे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद जोशी जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदलने से कुछ नहीं होना है, उनके अंदर डिस्प्यूट है, बहुत जबरदस्त डिस्प्यूट है, ये सरकार चल नहीं पाएगी, अंतर विरोधों से ये सरकार गिर जाएगी। अब ये अंतर विरोध चलता रहेगा, अब सरकार कब गिरेगी, भारतीय जनता पार्टी इसके इंतजार में है कि सरकार गिर जाए।
जाहिर है बीजेपी भी पर्दे के पीछे से उनका भी खेल चल रहा होगा। हो सकता है सिद्धारमैया को उनका भी समर्थन हो, गॉड नोज। या हो सकता है डी के सुकुमार को उनका समर्थन हो। सरकार चलानी है पैसा के लिए, तुमको हमारे पास आना पड़ेगा, अगर चाहते हो तो ये सब काम करो। कुछ भी हो सकता है। पॉलिटिक्स किस रूप में कैसे होगा कहना मुश्किल है, लेकिन डी के शिव कुमार को माना जाता है थोड़ा बहुत बीजेपी के करीब। क्यों? जेल से अगर राहत चाहिए तो क्लिफ हैंगर जिसको कहते हैं ना, वो मामला फंस गया है और फंसा दिया है श्रीमान सिद्धारमैया ने। तो सिद्धारमैया का असल खेल प्रारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में और आपको नाटक का मंचन देखने को मिलेगा, आप उसका इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।